हेलो स्टूडेंट, हम लोग संप्रेषण वाला कॉलम लेके चल रहे थे। तो संप्रेषण को लेके आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे करते हैं। संप्रेषण का हमने मीनिंग कर लिया, ठीक, और उसके सिद्धांतों को पढ़ लिया। सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है संप्रेषण के, जैसे बोलते तत्परता का सिद्धांत जो हमने उस दिन चर्चा की थी, और भी अन्य सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करें। तो संप्रेषण के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। देखिए, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। संप्रेषण मैंने उस दिन बातचीत में आपके लेक्चर लेते वक्त मैंने इस बात को बोल भी दिया था कि संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्योंकि डिटेल्स में ये क्वेश्चन आते हैं। संप्रेषण देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक सेंस में समझ में आ रहा होगा कि शब्दों का उच्चारण, जहाँ पर हम बोलते हैं, कुछ सुनाई दे, किसी दूसरे बच्चे तक पहुँचे बोलने के द्वारा, तो वो शाब्दिक हो गया। अशाब्दिक, हमने कुछ मुंह से बोला ही नहीं और फिर भी बच्चों के द्वारा हम निर्देशन की क्रिया कर रहे हैं। बच्चों को कुछ समझाना, कुछ बताना है, कुछ इंडिकेट करना है, निर्देश करना है, वो सब हम उसके द्वारा अशाब्दिक क्रियाओं के द्वारा सूचित कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर क्लियर करूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि एक जब हम लोग कोई सफ़र करते हैं, जर्नी जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, तो रास्ते पर, रोड पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आप लोगों को कुछ इंडिकेशन मिलता होगा। जैसे मान लीजिए ये मार्ग यहाँ से भी गया, ये मार्ग यहाँ से भी गया, ये मार्ग यहाँ से भी गया, ठीक है। और मार्ग जो चारों तरफ से गए हैं तो कुछ उसका इंडिकेशन होता है। इस तरह करके एरो दिए रहते हैं और एरो के द्वारा उसके ऊपर ये लिखा रहता है कि इतने किलोमीटर, और उस स्टेशन का नाम लिखा रहता है। तो ये क्या, ये शाब्दिक है, यहाँ पर लिखित में है मगर अशाब्दिक। यहाँ पर बात कह रहा है लेकिन बिना बोले इंडिकेशन क्या दे रहा है, एरो का। एरो का इंडिकेशन जो है वो ये बता रहा है कि किस दिशा में हमें जाना है। वो स्टेशन इस दिशा में है, लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के, स्ट्रेट में। तो उसी प्रकार से संप्रेषण के प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक होते हैं 2 प्रकार के, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। मौखिक जो बोल के टीचर करते हैं छात्रों से, मतलब एक नॉर्मल कॉमन चीज है कि आप छात्रों से आराम से बात कर रहे हैं सिंपल वे में, ठीक है। और लिखित संप्रेषण क्या है कि हम बोर्ड पे कोई एक्टिविटी लिख रहे हैं और बोलते हुए उसको समझा रहे हैं, तो वो लिखित भी हो गया और मौखिक भी हो गया। तो लिखित संप्रेषण शाब्दिक इस प्रकार से हुआ, मेरे कहने का मतलब है कि हम लिख रहे हैं बोर्ड पे और बोलते हुए चले जा रहे हैं, तो वो लिखित भी चल रहा है और मौखिक भी चल रहा है। ये हमारा शाब्दिक हो गया। अब अशाब्दिक कितने प्रकार के होते हैं। अशाब्दिक में पहला होता है हमारा वाणी संकेत, वाणी संकेत। दूसरा होता है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, और तीसरा होता है स्पर्श संकेत। वाणी संकेत की बात करें तो जैसे कि हम जब समूह में छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को बांट देते हैं, या ये समझ लीजिए कि बहुत छोटी क्लासेस होती हैं जहाँ पर 3-4 बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करते हैं कार्यक्रम, तो वहाँ पर हम बच्चों को संबोधित करते हैं इस तरीके से जो बोलते हैं, ये धुन वाणी निकल रही है लेकिन शब्दों के उच्चारण के बिना निकल रही हैं, तो वो वाणी संकेत हो गया। चक्षु संपर्क की बात करें, चक्षु मतलब होता है हमारी आंखें। आंखों से संपर्क करके हम बच्चों से बातें करते हैं, तो वह चक्षु संपर्क हो गया कि आंखों के द्वारा हम बच्चों को भय भी दिखा देते हैं, घूरना भी दिखा देते हैं, पास आने का संकेत भी देते हैं कि दूर अगर बच्चा बैठा है तो उसको पास कैसे बुलाना है, तो चक्षु संपर्क यानी आंखों के द्वारा हम बताते हैं। मुख मुद्राएं, मुख के द्वारा मुद्राएं भिन्न प्रकार की बना के हम इमोशंस को क्रिएट करते हैं कि गुस्से में अगर टीचर है, क्रोध में है, मुस्कुराहट है, प्रसन्नता दिखाना चाहता है, तो वो सब मुख मुद्राओं के द्वारा दिखा रहा है। स्पर्श संकेत, मान लीजिए छात्रों ने कोई उत्तर दिया प्रश्न पूछने पे और वो उत्तर बिल्कुल सही था, तो स्पर्श कैसा होता है, हम उसको शाबाशी का स्पर्श करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, पीठ सोहराते हैं, सर सोहराते, बाल सोहराते हैं। तो ये स्पर्श संकेत जो होते हैं ये हमें दर्शाते हैं छात्रों को कि शिक्षक जो है वो क्रोध में है कि प्रसन्नता के मूड में है। या यूँ कह लें कि स्पर्श हमें बता देते हैं छात्रों को, टीचरों का, शिक्षकों का, कि छात्र उससे रूबरू हो जाता है कि हाँ टीचर अब हमसे खुश है, यानी कि जो हमने उत्तर दिया है वो सही उत्तर था। तो ये हमारी बात हुई संप्रेषण के प्रकार। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा इन बातों पे कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार जब हम बोलते हैं तब आपके आएंगे शाब्दिक, अशाब्दिक।
शाब्दिक में मौखिक लिखित, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक में वाणी संकेत, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, और तीसरा हमारा स्पर्श संकेत। स्पर्श संकेत जहाँ पर हम छात्रों को छू के बात करते हैं। छू के जैसे कि जब हम छात्रों को, जैसे कुछ छात्र होते हैं, हम लोग मान लीजिए आगे के छात्रों को ज्यादा इंडिकेट करते हैं, तो पीछे का छात्र क्या सोचता है कि हम पीछे बैठते हैं तो इसलिए टीचरों का ध्यान हम पर जाता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम यदा कदा क्या करते हैं, क्लास में घूमते हुए से पीछे के छात्रों के प्रश्नों के उत्तर जब देते हैं, या कोई भी ऐसी तर्क वितर्क के समय में कोई बात ऐसी कहते हैं जो बहुत अच्छी होती है, प्रशंसनीय होती है, तो उसकी प्रशंसा के लिए हम क्लैपिंग भी कर देते हैं और उसके पास जाके उसकी पीठ पर हाथ भी फेर देते हैं। अब हम अगले बात करें, अगर संप्रेषण के प्रकार, जैसे मैंने ये बात की, अब अगर क्वेश्चन आता है शैक्षणिक संप्रेषण, शैक्षणिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। अभी मैंने बात की सिर्फ संप्रेषण की आपसे, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने बात की आपसे सिर्फ संप्रेषण की। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक संप्रेषण, यानी कि एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, शैक्षणिक कम्युनिकेशन संप्रेषण की अगर बात करें हम, तो शैक्षणिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैयक्तिक संप्रेषण, और ये होता, दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, वैयक्तिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण। वैयक्तिक संप्रेषण कहने का मतलब होता है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, और ये क्या हो गया हमारा कलेक्टिव कम्युनिकेशन। कलेक्टिव, कोई चीज कलेक्ट करके रखी हमने, सामूहिक करके रखी। वैयक्तिक संप्रेषण एक इंडिविजुअल, एक। तो इसका अर्थ आपको शब्द में निकल के आ रहा है। अब हम इनकी चर्चा करेंगे वन बाय वन। वैयक्तिक संप्रेषण की अगर मैं बात करूं, तो वैयक्तिक संप्रेषण होता है, जैसे हम कहते हैं कि जब शिक्षक एक छात्र को, जैसे कि प्रत्येक छात्र को, एक छात्र को अलग अलग से शिक्षण क्रिया उसके साथ कर रहा है। जैसे मान लीजिए गणित का है, तो हम सोचते हैं कि पूरी क्लास को समझाएंगे तो पता नहीं समझ में आना है, हमको 20 दिन क्लास लेनी पड़ जाए तब भी यही होगा, नहीं समझ में आए। तो ऐसा करते एक छात्र को समझाते हुए चलते हैं। तो हमने एक छात्र को समझाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जब हमने एक छात्र को समझाया तो उससे हुआ नतीजा ये निकला कि सभी छात्रों को गणित के उस पाठ के सवाल जो थे वो बिल्कुल अच्छे से आ गए। हुआ ना ये बात, जब टीचर भाई एक छात्र को अलग अलग से व्यक्तिगत रूप से अगर शिक्षण कार्य कर रहा है उस छात्र के लिए, तो उसका नतीजा या उसका जो फल है वो तो अच्छा निकलना ही है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण में हम इंडिविजुअली एक छात्र का संप्रेषण किया करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं बच्चे को, उसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमजोरियां हैं, किस चीज में वो पीछे है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, स्पेशल क्लासेस एक तरीके से बोलते हैं जिसे हम कंडक्ट करते हैं, उसके ऊपर अट्रैक्शन पूरा देते हैं अपना, और जब वो चीज बिल्कुल परफेक्ट होता है तब हम अगले बच्चे पर कूदते हैं तो उस बच्चे को पढ़ा दें। तो अब ये समझिए कि एक बच्चे को क्लास जब हम ले रहे हैं तो वो बच्चा तो ग्रेट हुआ कि नहीं हुआ कि एक टीचर हमारे लिए सिर्फ बना हुआ है, हमको समझा रहा है, फिर अगले बच्चे पे हम जंप किए उसको समझाए, तो ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। अगर एक बच्चे पर टीचर ध्यान देता है पूर्ण रूप से तो वो बच्चा तो बहुत अव्वल हो जाएगा, ब्रिलियंट। लेकिन अच्छा क्या बताइए कि ये क्या अच्छा है? क्या टीचर का उद्देश्य यही होता है कि किसी एक छात्र को अव्वल कर देना? ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है कि जिसने कालांश में या जितने समय में हमें क्लास पूरी करनी है उतने समय में हम क्लास पूरी नहीं कर पाएंगे अगर हम व्यक्तिगत रूप से एक छात्र का शिक्षण क्रिया करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हम सामूहिक रूप में शिक्षण कार्य करते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य हमारा इतना बेहतरीन होना चाहिए
कि सारे छात्रों के मानसिक स्तर को लेते हुए, उनकी मानसिक आयु, उनकी उपलब्धियों को लेते हुए हम पढ़ाते हैं, जिसकी रुचि छात्रों की हमेशा बनी रहे। जब हम व्यक्तिगत रूप से अगर बच्चे क्लास लेते हैं तो हम किसी भी कीमत में सत्र पूरा होने तक सारे बच्चों को सब चीज नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक, पहली बात तो यह हो गई। दूसरी बात, कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे को समूह में पढ़ने में मजा आता है। जैसे मान लीजिए संगीत की क्लास हो गई, ठीक है, स्पोर्ट्स का गेम पीरियड हो गया, पीटी पीरियड हो गया। अब ये क्या अकेले कराएंगे आप कि एक बच्चे को पीटी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक बच्चे को ले जाकर म्यूजिक करा लिया, एक बच्चे को ले जाकर ड्राइंग करा लिया, मजा आएगा? कतई मजा नहीं आएगा। ये सारी चीजें मजा समूह में ही आता है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण जहाँ समूह में पढ़ाया जाए, बच्चों का समूह बनाकर वहाँ पर शिक्षक, जैसे कि आमतौर पर क्लासेस हमारी चलती हैं, वो सामूहिक क्लासेस होती हैं कि बच्चे को सारे क्लास में कितने बच्चे हैं और समूह में इकट्ठा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर एक के लेवल से लेते हैं। एक बार दो बार समझाया, उसके बाद हम पूछते हैं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आया, वो हाथ खड़ा कर लीजिए। मान लीजिए 10-12 बच्चों ने खड़ा किया, हमने फिर समझा दिया। अब फिर समझाने पर 10-12 में से बच्चे कुछ तो कम हो ही जाएंगे। वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत हम व्यक्तिगत एक एक करके बच्चे की क्लास करें, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर नीरसता भी आती है। ठीक, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ आपको, ये मैं गुण दोष की बात कर रही हूँ कि व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या है, व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष क्या है। कि गुण क्या है कि भाई अच्छे से समझ में आता है बच्चे को, बच्चे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, बच्चे को कोई कमी नहीं रह जाती किसी चीज की समझने की, विषय के प्रति, उस विषय के प्रति उसको बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहा है अच्छे से। लेकिन दोष क्या आता है? दोष ये आता है कि समूह में रहने पे ये होता है कि उसको ये तो मालूम चलता है कि मैं किस लेवल का हूँ। जैसे कोई छात्र अपना आकलन करेगा तो साथ में 2-4 होंगे तब तो आकलन करेगा, अकेले बैठकर तो वही बुद्धिमान होगा ना। जब 2-4 बैठेंगे तभी तो बुद्धिमत्ता मालूम चलती है। जब 2-4 प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर एक दूसरे से मिलकर बच्चे देते हैं, तब उनको लगता है हाँ इस लेसन से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था। तो व्यक्तिगत संप्रेषण में कमियां भी हैं। टीचर का समय बर्बाद होता है। वही टीचर समूह में रहकर कई बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा, वही एक एक बच्चों को करके पूरा करेगा, है ना। खर्चा ज्यादा होता है, खर्चीली विधि है कि नहीं, कि एक टीचर को कितना पे करोगे भैया। एक एक बच्चे के लिए अगर हम टीचर रखने लगे तो हो गई कहानी, फिर तो वैकेंसी निकाल ही नहीं पाएंगे, टीचर ही कम पड़ जाएंगे। अब सामूहिक संप्रेषण में क्या, हम इकट्ठा सबको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे खर्चीली विधि नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, इसकी क्या कमी हुई? इसकी कमी ये हुई कि ग्रुप में जब हम समझाते हैं तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि इस लेवल से अगर समझाएंगे तो छात्रों को समझ में आ जाएगा। हम समझाते हैं कई बार, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं 4-5 जिनको समझ में तब भी नहीं आ रहा होता, तो वो उनसे वंचित। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 20 छात्र हैं, अब 20 में से आपने 3 बार 4 बार समझाया, तो छात्रों ने क्या किया, 12 छात्रों ने कहा हमको समझ में आ गया। तो जो बाकी के बचे 8 छात्र हैं वो चुप हो गए। क्यों? क्योंकि 12 ने कहा समझ में आ गया। अब 8 में से कोई कहेगा नहीं समझ में आएगा तो वो क्या सोचेगा कि हम बड़े बुद्धू हैं, तो ये सोच के वो बच्चा बोलेगा ही नहीं कि हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर ये माइनस पॉइंट है। तो दोनों विधियों में कुछ गुण और कुछ दोष दोनों में है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि संप्रेषण के प्रकार जब आ जाए क्वेश्चन तो शाब्दिक अशाब्दिक, लेकिन जब शैक्षणिक संप्रेषण के प्रकारों की बात आए तो व्यक्तिगत सामूहिक। व्यक्तिगत संप्रेषण इंडिविजुअल, सामूहिक संप्रेषण कलेक्टिव यानी सामूहिक लेवल में पढ़ाना, समूह में आप पढ़ाते हैं जैसे कि नॉर्मल क्लासेस चलती हैं। व्यक्तिगत जो हम एक एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब एक एक बच्चे के लिए मान 20 बच्चा तो 20 टीचर एक ही क्लास में हो जाएगा, पूरा स्कूल तो यूं ही रह गया। सामूहिक सभी बच्चों को हम इकट्ठा पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि सब बच्चे की विधियों से हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबके मानसिक स्तर से लेके पढ़ाएंगे। एक एवरेज मिनिमम एवरेज लेवल लेके आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचिए सारे बच्चों का लेवल लेके चलेंगे तो वो नहीं हो पाता। कुछ प्रखर बुद्धि के होते, कुछ मध्य बुद्धि के होते, कुछ मध्यम बुद्धि के होते, तो हर तरह के छात्रों को हमको लेके चलना पड़ता है। तो जो हमारी एजुकेशन चल रही है, प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, वो सामूहिक चल रही है, ठीक, व्यक्तिगत नहीं चल रही है। व्यक्तिगत बात करी गई है कि इंडिविजुअली जो होती है वो इंडिविजुअल अगर हम क्लास कंडक्ट करते हैं
तो छात्रों के लिए भी नहीं अच्छा, छात्र भी बोरियत उसको भी होती है। 10-15 छात्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होती है, मजा आती है क्लास में। अकेले पढ़ने में तो फिर वो घर ही में बैठ के नहीं पढ़ ले। तो ये थोड़ी सी चर्चा थी हमारी संप्रेषण के प्रकार और शैक्षणिक संप्रेषण के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मैटर था वो मैंने वर्बली शब्दों से बताया है। बाकी नोट्स आपकी टेक्स्ट में नहीं होंगे, उनको देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। सामूहिक संप्रेषण, व्यक्तिगत संप्रेषण में गुण दोष की बात की गई है, तो उनको भी मैंने चर्चा के थ्रू बता दिया है। इतना है वीडियो में। और बाकी थोड़ा सा कोशिश करिए सब्सक्राइबर बढ़ाने की। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, तो ये आप लोगों का काम है, शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है। ओके, थैंक यू।